एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैस्लो की जो थ्योरी है। इन्होंने व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत बताया है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने बताया है। और इनको मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक भी माना जाता है। इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? मानवतावादी दृष्टिकोण है, जो मानवतावादी आंदोलन का एक विशेष भाग था। और इन्होंने व्यवहारवाद तथा मनोविश्लेषणवाद जो संप्रदाय है, उनके जो विचार हैं उसकी इन्होंने अवहेलना की है। वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने अधिगम के केवल एक पक्ष पर ही बल डाला है, इसीलिए वो इसकी अवहेलना करते हैं। इन्होंने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में जो प्राणी है उसके अनूठापन जो है वो उसके मूल्यों के महत्व पर, उसका जो व्यक्तिगत वर्धन है ना, यानी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो आत्मनिर्देश है यानी जो सेल्फ डायरेक्शन है, ठीक, इसकी क्षमता पर सर्वाधिक बल डाला है। उनका ये कहना है कि इस बल के कारण ही जो प्राणी है वो उसके भीतर से उसका जो विकास होता है वो भीतर से एक संगठित ढंग से होता है। समझिएगा, आप किसी भी व्यवहार को तब करते हैं, आप कोई भी रिस्पॉन्स तब करते हैं जब आप उसके लिए अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, है ना। अगर आप कोई व्यवहार कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उस व्यवहार को करने के लिए अभिप्रेरित हैं। तो वो क्या है? एक आंतरिक बल है जो आपको भीतर से संगठित कर रहा है उस कार्य को करने के लिए, जिसके बदले में आपको मोटिवेशन मिलता है। तो इन्होंने आंतरिक कारकों की तुलना में बाह्य कारकों के महत्व को शून्य बताया है। और इन्होंने आंतरिक बल पर इतना अधिक, जो आंतरिक बल है उस पर इतना अधिक बल दिया है, इस कारण इनके सिद्धांत को संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत यानी होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो नाम हो गए, एक तो थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक लर्निंग यानी मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, और दूसरा क्या हो गया? होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी यानी संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत। ठीक, ये इन्होंने बात बताई है। मैस्लो का ये मानना था कि जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्तित्व विकास जो होता है या जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, उसमें ह्यूमन वैल्यूज़, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डाइवर्जन जो होता है या सेल्फ डायरेक्शन जो होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, जो पर्सनल ग्रोथ होती है, जो सेल्फ डायरेक्शन होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके लिए मोटिवेशनल प्रोसेस जो है ये एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक, और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की जो प्रवृत्ति है वो अधिगम का मूल आधार होती है। जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं जिनको आप वो पूरा करते हैं, जिससे आप मोटिवेटेड होते हैं, ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जो ह्यूमन मोटिव्स हैं, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो ह्यूमन मोटिव्स का परिणाम है। ये मानव अभिप्रेरक जो होते हैं ये जन्मजात होते हैं, और इसी के अनुसार इन्होंने अपनी एक हायरार्की बताई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो अभिप्रेरक हैं, ये जो मोटिव्स हैं, इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपके अंदर की एक मनोशारीरिक दशाएं होती हैं, है ना, जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक, आपको कोई कार्य करने के लिए जो प्रेरित करती हैं वो आपकी मनोशारीरिक दशाएं होती हैं, जो नीड होती है ना। अतः अभिप्रेरणा को हम क्या कह सकते हैं? एक साइकोफिजिकल संप्रत्यय होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर होने वाली एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया जो क्रियाओं को आरंभ करती है, उन्हें दिशा निर्देश देती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, हमारे जो अंदर मनोशारीरिक दशाएं हैं वो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं, है ना, ताकि हम उस काम को कर सकें। ठीक, और इसके लिए हमें क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो आंतरिक प्रक्रिया है ये क्रियाओं को हमें प्रारंभ करने में मदद करती है। यही जो हमारे अंदर जो आंतरिक प्रक्रिया है यही दिशा भी प्रदान करती है, और यही हमें आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित भी करती है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में जो मांग है, यानी हम कह सकते हैं जो नीड है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। आपको किसी चीज़ की नीड होगी तभी आप अभिप्रेरित होंगे किसी व्यवहार को करने के लिए। अगर आपको कोई नीड नहीं होगी तो आप कोई व्यवहार क्यों करेंगे, है ना। तो नीड क्या है? किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति। हमें नीड कब होगी? जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मुझे फ़ोन की नीड है, अगर मेरे पास खाना नहीं है तो मुझे खाने की नीड है। तो जिस वस्तु का अभाव है
उसकी जब हमें अनुभूति होती है कि नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो हमारे अंदर जो हमारा जो व्यवहार होता है वो प्रभावित होता है। हम ज़िद करते हैं, हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, जो मांग होती है। तो जब तक वो मांग पूरी नहीं होती है तब तक तनाव बना रहता है। अगर भाई भूख लग रही है, अगर प्यास लग रही है, अगर वो पूरी नहीं होगी तो तनाव नहीं बना रहेगा। तो इन मांगों की पूर्ति करने के लिए प्राणी क्रियाएं करने के लिए अभिप्रेरित होता है। कोई काम करने के लिए हम अभिप्रेरित होते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कहीं वर्क करते हैं और बदले में क्या कहते हैं, भैया या तो हमें पैसे दे दीजिए या तो हमें खाना दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें भूख लगी है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति क्या होता है, अभिप्रेरित होता है क्रियाएं करने के लिए। और क्यों क्रियाएं करने के लिए अभिप्रेरित होता है? क्योंकि उसे अपनी नीड को पूरा करना होता है। ठीक, तो ये व्यक्ति की जो नीड होती है यही उसको उसके व्यवहार को परिवर्तित करती है, जिससे वो क्रियाएं करता है, उसको अभिप्रेरित करती है। तो इस तरीके से इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं या 5 मांग बताई हैं जो होती हैं। ठीक है, अब इसको एक सीक्वेंस में इन्होंने क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है ना, एक पदानुक्रम प्रदान किया है। और उसमें जो सबसे बेसिक है ना, जो सबसे निम्न स्तरीय मांग होती है, जो सबसे बेसिक मांग होती है, वहाँ से शुरू किया है और उसके बाद उसको उच्च स्तरीय मांग तक ले गए हैं। तो सबसे पहली जो मांग है वो कौन सी मांग है? शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, यानी साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात की है। देखिए ये डायग्राम है ना, ये एक हायरार्की, एक पदानुक्रम में दिया हुआ है। तो जो बेसिक नीड है वो कौन सी है? साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी जो आपकी शारीरिक और दैहिक आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी इसको हम कह सकते हैं, इसमें आती हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, है ना, आराम चाहिए आपको, आप बहुत थक गए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हो गई, दैहिक मांग हो गई, साइकोलॉजिकल नीड्स में आ गई ये। ठीक, इसके बाद जो अगला है, जो अगली बेसिक नीड है वो क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी में आपको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए और सेफ्टी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो आपको जो मांग या जिसके लिए आप अभिप्रेरित होंगे वो है कौन सी? दैहिक मांग। सबसे पहले जो आदमी है, जो इंसान है, जो प्राणी है, वो अपना खाना पीना, है ना, ये सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो ये सबसे जो निम्न स्तरीय स्तर हो गया, ये वो हो गया दैहिक तथा शारीरिक मांग जो हो गई वो। तो ये मांग व्यक्ति के जैविक संपोषण तथा अनुरक्षण यानी बायोलॉजिकल ग्रोथ और मेंटेनेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और ये जो है, ये सभी मांगों का प्रारंभिक बिंदु है। इसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए न्यूनतम स्तर पर संतुष्टि होना ज़रूरी है। अगर उसका जो न्यूनतम स्तर है, अगर उसकी जो बेसिक नीड है वो नहीं संतुष्ट होगी तो बाकी की नीड्स तो जागेंगी ही नहीं ना। आप जागृत ही नहीं होंगे बाकी नीड्स के प्रति। क्यों? क्योंकि आपकी तो बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही है, इसलिए। और जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है, यानी जो आपका फूड, वाटर, वार्म, ड्रेस, ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तब आपके अंदर दूसरी नीड उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेफ्टी नीड, यानी सुरक्षा, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है? शारीरिक सुरक्षा, जीवित रहने की स्थिरता, बचाव की व्यवस्था, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और जो वयस्क होते हैं उनकी तुलना में जो बालक होते हैं उनमें इसकी मांग अधिक प्रबल होती है, क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, वो डिपेंड होता है अपनी फैमिली पर या किसी पर, है ना। तो दैहिक तथा सुरक्षा संबंधी जो मांग है वो सभी प्राणियों में सर्वाधिक प्रबल होती है। और जब इसकी पूर्ति नहीं होती है तब इसके ऊपर की जो मांग है उनके प्रति व्यक्ति में कोई भी प्रकार का कोई भी चेतना जागृत नहीं होती, क्योंकि 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो खाना पीना, उसके बाद आपके लिए रहना, है ना, आपकी जो सेफ्टी की बात हो गई वो। तो ये सबसे जो निम्न स्तरीय मांग है ये वो होती हैं। और जब ये 2 निम्न स्तरीय मांग पूरी हो जाती हैं, जो यानी जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत इन दोनों चीज़ों की थी, जब ये पूरी हो गई तो इसके बाद हम अगले स्तर पर आते हैं, जो कि हमारी उच्च स्तरीय मांगें होती हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं? जो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स हो गई, ठीक, वो साइकोलॉजिकल नीड्स में भी आएंगी, और स्टीम नीड्स हो गई। तो ये 2 नीड्स हो गई साइकोलॉजिकल नीड्स में जो आई। आपकी मनोवैज्ञानिक मांग हो गई कि आप संबद्धता रखना चाहते हैं, ठीक है, आप स्नेह चाहते हैं, ठीक, जिसमें इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
तो देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि जो शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि होती है वो, क्योंकि भाई वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसकी मांग जो है वो लगभग 85%। सुरक्षा की आवश्यकता है वो 70%। जब वो पूरी हो गई तो स्नेह और संबद्धता की जो आवश्यकता है वो 50%। उसके बाद जो सेल्फ इस्टीम है, सम्मान की आवश्यकता है वो 40%। और लास्ट में जो आत्मसिद्धि है उसकी आवश्यकता की संतुष्टि केवल 10% ही रहती है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। साइकोलॉजिकल जो आपकी बेसिक जो दैहिक नीड्स हैं वो हो गई। ठीक, अब देख लेते हैं स्नेह और संबद्धता यानी बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स क्या है। तो ये जो है ये तीसरे स्तर की आवश्यकता है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मांग किसके अंतर्गत आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब व्यक्ति की जैविक आवश्यकता या जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है वो दोनों चीज़ें जब पूरी हो गई, या बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि हमने भले एक झोपड़ी या अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी चीज़ बना ली, पूर्णतः नहीं लेकिन आंशिक रूप से ही, अगर जो प्रथम की 2 मांग थी जो निम्न स्तरीय वो पूरी हो गई, तो उसके बाद जो व्यक्ति में मांग उत्पन्न होती है वो किस चीज़ की होती है, संबद्धता की और स्नेह की। संबद्धता की आवश्यकता क्या है, जो अपने परिवार में तथा समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने से हम बिलोंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी समूह है या जो भी आसपास के लोग हैं वो मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करें, मुझे भी जो है एक्सेप्ट करें, मेरे से भी चीज़ें राय जाने, है ना। तो हम उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य ये है कि दूसरों को स्नेह देना और दूसरों से स्नेह पाना, दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संबद्धता की आवश्यकता है और जो स्नेह की आवश्यकता है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से मैस्लो ने इन्हें एक ही श्रेणी में रखा है, अलग अलग नहीं। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, किसी समूह को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप ये कहें कि आप किसी दूसरे से प्यार पाना चाहते हैं या दूसरे को प्यार देना चाहते हैं, तो दोनों ही चीज़ें एक ही बात हो गई। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद उन्होंने ये कहा है जब स्नेह की संतुष्टि नहीं होती है तो व्यक्ति में कुसमायोजन आ जाता है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर ये जो चीज़ है ये उसको परेशान करती रहेगी। अगली जो स्टेज है वो क्या है, सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड। सम्मान की आवश्यकता जो है वो चौथे स्तर की आवश्यकता है। ये किसी व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब आपने जैविक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और जो आपकी सामाजिक मांग थी, जो सोशल नीड्स थी, वो पूरी हो गई। ठीक, तो आपने सबसे पहले अपनी जो शारीरिक आवश्यकता है, जो दैहिक आवश्यकता है वो पूरी कर ली, जो आपकी सेफ्टी नीड्स थी वो पूरी कर ली। ठीक, आपको जो स्नेह चाहिए था, जो प्यार चाहिए था, जो बिलोंगिंगनेस चाहिए थी वो पूरी हो गई, है ना। आप कह सकते हैं आपकी जो सोशल नीड है वो पूरी हो गई। ठीक है, सोशल में ही आएगा ना, आप बिलोंग कर रहे हैं किसी को, समाज में लोगों के साथ आप रहना चाह रहे हैं, संबद्ध होना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, सम्मान की आवश्यकता यानी सेल्फ इस्टीम की बात हो गई। तो इन्होंने ये बताया कि जो सेल्फ इस्टीम है या जो सम्मान है उसमें 2 तरीके के सम्मान को शामिल किया जा सकता है। एक तो हो गया आत्मसम्मान और दूसरा हो गया दूसरे से सम्मान पाने की आवश्यकता। तो जो पहली प्रकार की आवश्यकता है उसमें उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वर्धन यानी जो पर्सनल ग्रोथ है, अचीवमेंट्स हैं, फ्रीडम है ना। आत्मसम्मान की तो यही बात हो गई ना कि हमारी जो सेल्फ इस्टीम की बात हो रही है, तो आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। ठीक है, आपके अंदर जो अचीवमेंट, बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्या बनाती हैं, आपको आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, जिससे आपकी आत्मसमृद्धि होती है, आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। और दूसरे से सम्मान पाने की आवश्यकता क्या है, व्यक्ति चाहता है कि दूसरों के सामने जो है उसका सम्मान हो, दूसरे लोग उसको जानें, उसकी पहचान हो, दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। ये क्या है, दूसरे से सम्मान पाने की आवश्यकता, है ना। तो एक तो हो गया आत्मसम्मान, है ना। आत्मसम्मान, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा भी अपना आत्मसम्मान है, हम फालतू या अननेसेसरी किसी चीज़ में, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि हम कितने सही हैं, हम कितना सही काम करते हैं, हम कितने सही तरीके से बढ़ रहे हैं, हमने इतनी अचीवमेंट हासिल की हैं, हम हमेशा, हमको फ्रीडम मिली है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरे से सम्मान पाने का मतलब क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि दूसरा जो है वो हमारी प्रशंसा करे, हमारे बारे में बात करे, हमको हमको पहचाने, है ना, हमारे ऊपर ध्यान दे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, सम्मान वाली जो मांग होती है इसमें। तो आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो विकसित होंगे।
ठीक। इन गुणों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सभी क्षेत्रों में अपने आप को अधिक योग्य और उत्पादक समझने लगता है। अगर आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास है जो आपको मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए। ठीक। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति में आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, अगर उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता, वो अपने आप को सोचता है कि नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो वो अपने आप को लाचार, कमज़ोर और हतोत्साहित समझने लगता है। वो समझने लगता है कि वो कोई भी समस्या नहीं सॉल्व कर सकता है। ठीक। तो मैस्लो ने ये भी स्पष्ट किया, जो आत्मसम्मान है वो व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं के वास्तविक मूल्यांकन और साथ ही साथ जो दूसरों से प्राप्त जो वास्तविक सम्मान है उस पर आधारित होता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक। अब आप उच्च स्तरीय नीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ तक आप तब आएंगे जब आपकी दैहिक और शारीरिक आवश्यकता पूरी हो चुकी होगी, जब आपकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो चुकी होगी, जब आपको स्नेह और संबद्धता, यानी हम इसको कह सकते हैं आपकी जो सामाजिक नीड्स हैं वो पूरी हो चुकी होंगी, जब आपका जो आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम वाली आवश्यकता है वो पूरी हो चुकी होगी, तब आप किसकी तरफ बढ़ेंगे? आत्मसिद्धि की तरफ आप बढ़ेंगे। आत्मसिद्धि क्या होती है? कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर, आपके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको पहचान कर आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में डेवलप कर पाएंगे। आपको पता है कि आपकी क्या कमज़ोरी हैं, आपके क्या प्लस पॉइंट हैं, आपको अपनी योग्यताओं के बारे में पता है। तो ये सबसे अंतिम चरण होगा। आप इस चीज़ के बारे में तब सोच पाएंगे, या इसकी आवश्यकता या ये जो मांग है ये तब उत्पन्न होगी जब आपकी बाकी की चारों नीड्स फुलफ़िल हो गई होंगी। तब आप अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी एबिलिटी के से आप अवगत होंगे और उसके अनुसार आपको ये लगेगा कि मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये योग्यता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को विकसित करेंगे। तो अपनी क्षमताओं के अनुरूप आप अपने आप को विकसित करेंगे, है ना। आप लास्ट स्टेज पर जब आ जाएंगे तब ऐसा होगा, जिसे क्या कहेंगे? आत्मसिद्धि। ठीक। तो अब्राहम मैस्लो ये कहते हैं कि आत्मसिद्धि को बढ़ाने या प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल सबसे अच्छा उत्तम स्थान है, और कहा है कि छात्रों को, क्योंकि स्कूल ही है जहाँ पे टीचर्स हैं जो आपको आपकी स्किल्स से, आपकी की जो एबिलिटीज़ हैं उससे परिचित कराते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आत्मसिद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक। अब क्या केवल ये 5 ही आवश्यकताएं होती हैं? क्या इसके अतिरिक्त और कोई आवश्यकता नहीं होती है? तो ऐसा नहीं है। इन 5 आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर मैस्लो के बारे में ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो वो जो हैं वो 5 ही हैं। वो कौन सी थी? आपकी शारीरिक और दैहिक आवश्यकता और आपकी सुरक्षा की आवश्यकता। ये दोनों क्या थी? निम्न स्तरीय थी, यानी आपकी बेसिक नीड्स थी। उसके बाद आप उच्च स्तर की ओर आते हैं, यानी संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता, जिसे हम सामाजिक मांग भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको सम्मान चाहिए होता है, यानी सम्मान की आवश्यकता, और सबसे लास्ट में जो आता है वो क्या है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक। ये 5 जो हैं ये एक पदानुक्रम मॉडल में हैं, और इसके बाद भी कुछ मूल आवश्यकताएं, इन 5 मूल आवश्यकताओं के अलावा भी कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनका व्यक्ति के व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वो है संज्ञानात्मक मांग, यानी कॉग्निटिव नीड। कॉग्निटिव नीड क्या होती है? कि संज्ञानात्मक आवश्यकता से तात्पर्य एक उन आवश्यकताओं से हो चाहे जो सूचनात्मक होती हैं, है ना। आपको बताया था कॉग्निशन क्या है? जो आपके दिमाग में सूचनाओं का संग्रहण है ना। इस श्रेणी में अब्राहम मैस्लो ने ये जानने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता को रखा है। किसी चीज़ को जानने की आवश्यकता और किसी चीज़ को समझने की आवश्यकता। जैसे हमने कहा कि मुझे इस बारे में जानना है, ठीक, तो मुझे आपने उस बारे में बता दिया, मैं जान तो गई, लेकिन अब मुझे उस बारे में समझना है, नहीं समझना, ये अलग चीज़ है। तो किसी चीज़ के बारे में जानने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने संज्ञानात्मक आवश्यकता के अंदर रखा है। इन दोनों आवश्यकताओं का अपना एक अलग पदानुक्रम होता है, जिसमें प्रबलता के क्रम में पहले जानने की आवश्यकता को रखा गया। भाई पहले आप जानेंगे उसके बाद ही तो समझेंगे, पहले आप समझ लेंगे उसके बाद जानेंगे, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक।
दूसरे शब्दों में जानने की आवश्यकता की प्रबलता समझने की आवश्यकता की प्रबलता से अधिक होती है। हम ये कह सकते हैं किसी चीज़ के बारे में जानना वो ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक, तो संज्ञानात्मक आवश्यकता का महत्व यही है कि इन आवश्यकताओं के बाधित होने से जो 5 आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि होना दुर्लभ हो जाता है। ठीक, कैसे दुर्लभ हो जाता है कि जैसे जो जैविक आवश्यकता है उसकी संतुष्टि के लिए ये आवश्यक है कि हमें ये भी तो पता हो कि भोजन कहाँ है ना। हमें भूख लगी है बट हमें भोजन कहाँ है, कैसे हमें भोजन मिलेगा, इस चीज़ को। ठीक, सुरक्षा की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आवश्यक है कि जहाँ पर वो रहेगा उस स्थान का वो निर्माण कैसे करेगा। तो आप पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक लेआउट तैयार करेंगे ना। तो जब इन चीज़ों को पहले आप जानेंगे, फिर आप उनको समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो आपकी बेसिक नीड है यानी जो शारीरिक और जो आपकी सुरक्षा की मांग है वो पूरी हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि डायरेक्टली जो है दैहिक या शारीरिक आवश्यकता नहीं होती है, उसके पहले कुछ चीज़ें आपके संज्ञान में आती हैं, है ना। आप जानते हैं, नीड टू नो, और उसके बाद नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना भी होता है। तो जो ज्ञान स्तर है, जो नॉलेज स्तर है, वहाँ पर व्यक्ति विभिन्न बातों को जानना चाहता है, परंतु व्यक्ति किसी बात को जान लेने से ही संतुष्ट नहीं होता है। आपको पता चल गया कि नहीं वहाँ पर खाना मिलेगा या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने समझा नहीं तो फिर उस जानकारी का कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति जानता है, जैसे ही उसे पता चलता है वो तुरंत समझना चाहता है कि कैसे वो उस स्थान तक जा सकता है या कैसे वो उस चीज़ को समझ सकता है। और जैसे ही वो समझ लेता है, यानी जो अवबोध का स्तर है, नीड टू अंडरस्टैंडिंग का जो स्तर है, यहाँ पर जैसे ही आप चीज़ें समझ लेते हैं वैसे ही आपको संतुष्टि मिल जाती है। जब आपको समझ में आ गया तो फिर आपको खाना मिल गया, जब आपको खाना मिल गया तो आपकी जो दैहिक और शारीरिक आवश्यकता है वो पूरी हो गई। ठीक, तो संज्ञानात्मक मांगों की पूर्ति के साथ साथ जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें जो संवर्धी अभिप्रेरक होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये व्यक्ति के अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको पहचान कर उसको विकास की ओर अभिप्रेरित करते हैं, जिससे जो 5 हमारे जो मूल स्तर हैं उनकी ओर व्यक्ति बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो अभिप्रेरक हैं इनके द्वारा संज्ञानात्मक अधिगम के साथ साथ जो आपकी अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन जो थे, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष जो थे, इनके भी उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है और फिर लास्ट में हम अपने जो आत्मसिद्धि है उस स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात की है इन्होंने तंत्रिका तापी या स्नायु विकृत आवश्यकता। ये क्या है ये देख लेते हैं। इनके अनुसार कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी संतुष्टि से व्यक्ति में स्वास्थ्य का वर्धन नहीं होता है ना। स्वास्थ्य का वर्धन नहीं होता है मतलब जो हेल्थ की ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति में क्या हो जाती है, विकृति आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है, स्टेग्नेशन आदि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ होती है तो उनको मैस्लो ने क्या कहा है, तंत्रिका तापी यानी न्यूरोटिक नीड कहा है। एक ऐसी आवश्यकता की उत्पत्ति जो है वो तब होती है जब जो मूल आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती। जब आपकी जो बेसिक नीड है, शारीरिक और दैहिक आवश्यकता है, उसकी संतुष्टि जब आप में नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य का वर्धन नहीं हो पाएगा, आपकी जो हेल्थ है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जब व्यक्ति है उसकी जो संबद्धता है या स्नेह है ना, जो आपका थर्ड स्टेज थी, अगर उसकी संतुष्टि नहीं होती है ना, अगर वो उसको कोई अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता, उसको कोई प्यार नहीं करता, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत एग्रेशन आ जाता है, बहुत ही विद्वेषी सा व्यवहार करने लगता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये न्यूरोटिक नीड्स का एक एग्जाम्पल है, यानी स्नायु विकृत आवश्यकता का एग्जाम्पल है कि जब कुछ चीज़ें हैं, जब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो नहीं पूरी होती हैं या नहीं संतुष्ट होता है वो, तो उसके स्वास्थ्य का वर्धन नहीं हो पाता है, जिस वजह से व्यक्ति में इस प्रकार की निष्क्रियता आ जाती है। ठीक, इसके बाद क्या है, न्यूनता अभिप्रेरक यानी डिफिशियंसी या डिफिशिट मोटिवेशन। इसको हम डी मोटिवेशन भी कह सकते हैं या डी मोटिव्स या डी अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति में जो न्यून या हीन अवस्थाएं हैं, जैसे भूख लगना, ठंडक लगना, जो असुरक्षा है, इस तरीके से उत्पन्न जो तनाव होता है उसको दूर करने के लिए प्रेरित होती हैं। अतः डी अभिप्रेरक जो है वो उनके पदानुक्रम मॉडल के निम्न स्तर की आवश्यकताओं के लगभग
समान है। अब ये डी अभिप्रेरक हैं क्या? इसकी 5 विशेषताएं हैं। डी अभिप्रेरक की अनुपस्थिति से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना। जो डी अभिप्रेरक है वो आपके अंदर हीन भावना को, जो डी अभिप्रेरक अगर आपके अंदर है, मतलब आप जो है भूख लग रही है आपको ठंडक लग रही है, आपको सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा है, इस तरीके का तनाव अगर आपके अंदर है तो वो क्या है? डेफिशिट यानी न्यूनता है ना, यानी न्यून मोटिव्स हैं वो आपके अंदर, तो उस चीज़ के बारे में बताता है। तो जब आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप भूखे हैं, आपको ठंड लग रही है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? डी अभिप्रेरक की अनुपस्थिति से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जैसे यदि व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं करेगा तो वो आसानी से बीमार पड़ जाएगा, है ना। डी अभिप्रेरक की उपस्थिति से व्यक्ति में रुग्णता की रोकथाम होती है, यानी जो बीमारी है उनकी रोकथाम होती है। जैसे व्यक्ति अगर भोजन समय से खाएगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। डी अभिप्रेरक के पुनः स्थापन से व्यक्ति चंगा हो जाता है, जो रिस्टोरेशन है, पुनः स्थापन है। कुछ विशेष परिस्थिति में जो वंचित व्यक्ति होते हैं, यानी जो डिप्राइव्ड पर्सन होते हैं, वो डी अभिप्रेरक को अन्य अभिप्रेरक की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। जैसे एक भूखा व्यक्ति भोजन को जो है वो भोजन को ज़्यादा पसंद करता है बजाय यौन के अनुपात में। ठीक, इसके बाद है आत्मसिद्धि व्यक्तियों के लिए अभिप्रेरक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सबसे लास्ट में है। जब सारी चीज़ें, जब आप स्वस्थ हैं, आपकी सारी नीड्स जो हैं नीचे वाली वो पूरी हो गई हैं, तब ये चीज़ें, तब आप आत्मसिद्धि तक आते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों में इस तरीके का जो अभिप्रेरक होता है वो अनुपस्थित होता है। परंतु जो लोग आत्मसिद्ध नहीं होते हैं उनका जो व्यवहार है वो डी अभिप्रेरक से अधिक निर्देशित होता है। ठीक, इसके बाद है ग्रोथ मोटिवेशन क्या है? ग्रोथ मोटिवेशन यानी जो वर्धन अभिप्रेरक हैं। तो वर्धन अभिप्रेरक का ये काम होता है कि जो आपकी अंतः शक्तियाँ हैं, जो आपकी अंतः क्षमताएँ हैं, वो उनको पहचान करता है और उनको विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित रूप से ये उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है, जो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उनके बारे में पहचान कर रहा है ना, फिर आपको मोटिवेट कर रहा है। तो इसे मैस्लो ने मेटा आवश्यकता या सत्व यानी बीइंग और बी मोटिव यानी बी अभिप्रेरक भी कहा है। ठीक है, एक हमने पढ़ा डी अभिप्रेरक और एक हमने पढ़ा बी अभिप्रेरक। डी अभिप्रेरक क्या था? जो डेफिशिएंसी या जो डेफिसिट मोटिवेशन था वो था, यानी जब हम न्यून या हीन अवस्थाओं में होते हैं, है ना, इस तरीके का जो अभिप्रेरक होता है तो वो न्यून या जो हीन अवस्थाएं होती हैं उसको दूर करने के लिए प्रेरित करता है डी अभिप्रेरक। और बी अभिप्रेरक क्या है? जो मेटा आवश्यकता है वो है। इस तरीके की जो आवश्यकता है वो क्या है? तो इस तरीके की आवश्यकता या जो अभिप्रेरक होता है वो आत्मसिद्ध व्यक्तियों का मुख्य अभिप्रेरक होता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति कौन है? जिनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है जिससे वो अपना विकास करना चाहते हैं, यानी जो हमारी लास्ट नीड थी उसके बारे में। तो जो आत्मसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें मुख्यतः जो अभिप्रेरक होता है वो कौन सा होता है? बी अभिप्रेरक। ठीक, और बी अभिप्रेरक जो है उसकी उत्पत्ति व्यक्ति में तब होती है जब उसके जो डी अभिप्रेरक हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, डी अभिप्रेरक क्या था? देखिए, डी अभिप्रेरक वो था जो आपको आपकी न्यून अवस्था से बाहर निकाल रहा था, है ना। आप भूखे थे या आपको किसी चीज़ की आवश्यकता थी, ठीक है, आप हेल्थी नहीं थे, फिर आपने अच्छा खाना खाया, फिर आपने सही चीज़ें करी तो आप अच्छे हो गए, तो वो क्या था? डी अभिप्रेरक था। तो जब आप स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, आपकी जो नीड्स हैं वो नीचे वाली वो पूरी हो रही हैं, है ना, तो उसके बाद ही तो बी अभिप्रेरक आएंगे, या सबसे पहले आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आ जाएंगे, आत्मसिद्धि पर आ जाएंगे। आपके पास खाने पीने को नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको कोई प्यार नहीं करता, आप कहीं से बिलोंग नहीं करते, सम्मान है नहीं, और सीधे आप जो है आत्मसिद्धि पर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बी अभिप्रेरक जो है वो किसी व्यक्ति में तब आएगा जब उसके जो डी अभिप्रेरक हैं वो क्या होंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो मैस्लो ने ये स्पष्ट किया कि जो मेटा आवश्यकता है वो डी अभिप्रेरक के समान साहजिक यानी इंस्टिंक्टिव होती है, तथा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, आपका जो ग्रोथ है, आपका डेवलपमेंट है, उसके लिए जो डी अभिप्रेरक होता है उसकी संतुष्टि होना अनिवार्य है। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी होगा जब आपका जो डी अभिप्रेरक होगा वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, और अगर आपका डी अभिप्रेरक सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बीमार रहेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, और जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो आपको बीमारियां हो जाएंगी। तो जब आपको बीमारियां हो जाएंगी तो उसे मैस्लो ने क्या कहा है? मेटा रोग कहा है। यानी जब आपकी मेटा आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब आपको मेटा रोग हो जाते हैं। अब मेटा आवश्यकता में 18 आवश्यकताएं हैं।
ठीक है, जिनको मेटा आवश्यकता कहा गया, और वो अगर पूरी नहीं होती हैं तो आपको मेटा रोग हो जाएंगे। अब कौन सी आवश्यकताएं हैं देख लेते हैं। सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता, पूर्णता, द्विविभाजन, ठीक, द्विविभाजन, उत्कर्ष, सजीवता और अद्विता, पूर्णता, अनिवार्यता, संपूर्ण, न्याय, क्रम, सरलता, विस्तृतता, प्रयासशीलता, विनोदशीलता, आत्मपर्याप्तता, अर्थपूर्णता। ये क्या है? 18 मेटा आवश्यकताएं हैं, और प्रत्येक आवश्यकता से संबंधित कुछ मेटा रोग हैं। जैसे सच्चाई, अगर सच्चाई जैसी मेटा आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? विश्वासहीन हो जाएगा, हमेशा शक भरा रहेगा उसके दिमाग में, हमेशा जो है वो कटु बातें करेगा अगर सच्चाई वाली आवश्यकता नहीं पूरी हुई। अच्छाई की संतुष्टि नहीं होने पर व्यक्ति में क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं, अच्छाई वाली आवश्यकता अगर नहीं होगी तो हर चीज़ से वो घृणा करेगा, हर चीज़ में उसकी अरुचि हो जाएगी, हर चीज़ से वो विरक्त रहना चाहेगा। तो इन सारे गुणों का विकास हो जाएगा, ये सारे रोग हो जाएंगे। तो जो सभी मेटा आवश्यकताएं हैं उनके कुंठित हो जाने पर विशेष प्रकार के जो रोग हैं वो हो जाते हैं। तो अलग अलग आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग अलग अलग रोग भी हो जाते हैं। मैस्लो ने ये भी स्पष्ट किया कि जो सभी मेटा आवश्यकता और या तो वर्धन अभिप्रेरक हैं, जो ग्रोथ मोटिव्स हैं, उनका मूल्य लगभग समान होता है। आपकी ग्रोथ तभी होती है जब आप पूरी तरीके से, आपकी जो मेटा आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, आप पूरी तरीके से, आपके जो डी अभिप्रेरक हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तभी आपके बी अभिप्रेरक की आप बढ़ते हैं, आप जो है अपनी योग्यताओं को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो ये कहते हैं इनका कोई पदानुक्रम नहीं है, इनको प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। जो लोग मेटा अभिप्रेरित होते हैं वो सच्चाई, अच्छाई, नियम, कानून, इन सब चीज़ों के लिए समान रूप से प्रयत्नशील होते हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि जो लोग सच्चाई, अच्छाई, नियम, कानून मानते हैं, जब ये चीज़ें उनकी नहीं आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो वो एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे मेटा रोग कहा जाता है। ठीक, तो इसलिए मेटा नीड्स और जो मेटा रोग हैं ये अलग अलग हैं, जैसी नीड्स होती हैं उसी तरीके के अलग अलग रोग होते हैं। ठीक, अब इसका जो पर्सनालिटी का जो मेज़रमेंट और कुछ शोध हैं तो इन्होंने तो नहीं किया है मैस्लो ने। एवरेट शोस्ट्रोम एक नाम है, इन्होंने आत्मसिद्धि, जो आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसको मापने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसे पर्सनल ओरिएंटेशन इन्वेंट्री कहते हैं। इसमें 150 कथनों का एक युग्म होता है जिसमें आप कथन चुनते हैं और आपको बताना होता है कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है। तो जो POI है इसमें 2 तरीके की मापनी है, समय सामर्थ्यता मापनी और आंतरिक निर्देशन मापनी। जो समय सामर्थ्यता मापनी है उसके द्वारा इस तथ्य का मापन होता है कि व्यक्ति की गतिविधियां कहाँ तक अपने वर्तमान समय के अनुरूप हैं, वर्तमान समय जो चल रहा है कहाँ तक आपकी जो गतिविधियां हैं वो समय के अनुरूप हैं। और आंतरिक निर्देशन मापनी क्या बताती है कि इस तथ्य का मापन करती है कि कहाँ तक व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय और मूल्यों के लिए अपने ऊपर ना कि दूसरों पर निर्भर है ना। ये आंतरिक निर्देशन मापनी है कि आप अपने निर्णय स्वयं ले पाते हैं या दूसरों पर निर्भर हैं। बाद में इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए और POI की जगह पर इन्होंने क्या रखा? पर्सनल ओरिएंटेशन डायमेंशन रखा। ठीक, मोडिफिकेशन किया इसमें। उसके बाद इसमें 240 जो है एकांश हुए और उसके बाद ये देखा गया कि जो POI है इसके साथ इसका जो कोरिलेशन था वो पॉजिटिव पाया गया। मैस्लो ने व्यक्तित्व के मापन के लिए इंटरव्यू हो गया, आपका फ्री एसोसिएशन हो गया, आपका जो प्रक्षेपण विधि है उसके बारे में, तथा जीवन संबंधी जो सामग्रियां हैं इनके उपयोग करने पर अधिक बल डाला था। तो इसी के साथ आपको आई होप मैस्लो की जो हायरार्की है वो समझ में आ गई होगी। कुछ इसके गुण भी हैं वो भी फटाफट सुन लीजिए, क्यों ये मतलब प्रभावी है या क्या इसकी उपयोगिता है। तो मैस्लो का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसने सबसे प्रथम बार व्यक्ति के व्यवहारों को और मानवतावादी दृष्टिकोण को समझने की प्रेरणा दी, है ना। इसके पहले किसी ने इसके बारे में बात नहीं की थी, तो उन्होंने सबसे पहले बताया। उसके बाद मैस्लो ने व्यक्तित्व सिद्धांत को सामाजिक, नैदानिक और व्यक्तिक परिस्थितियों में काफ़ी सफलतापूर्वक प्रयोग किया। ठीक, इस सिद्धांत की उपयोगिता जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो बहुत सारे लोग थे जैसे सुल्ज हो गए, इस सिद्धांत की उपयोगिता जो है उन्होंने कहा कि मनोचिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा जो शास्त्र है, जो संगठनात्मक व्यवस्था है, सभी क्षेत्रों में उपयोगी है।
मैस्लो के द्वारा जो प्रतिपादित सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का संप्रत्यय है, जो आत्म सिद्धि का संप्रत्यय है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मनोवैज्ञानिकों के लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इसी के आधार पर वो व्यक्ति की जो इनर पोटेंशियल्स हैं, जो अंतः शक्तियाँ हैं, उनको समझने में काफ़ी मदद मिलती है ना। इसीलिए कहा गया था कि वो जो आत्मसिद्धि है, वो विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इसको विकसित किया जाता है, क्योंकि विद्यालय में वही, जैसे आप लोग विद्यालय जाते हैं, आप पहुँचते हैं तो आपकी बेसिक नीड्स या जो आपकी बाकी की नीड्स हैं, सुरक्षा की मांग है, आपकी जो दैहिक आवश्यकता है, आपकी जो स्नेह की आवश्यकता है, सामाजिक मांग है, आपकी जो सम्मान की मांग है, सारी चीज़ें पूरी हुई तब आप कॉलेज गए। तो वहाँ पर स्कूल में आपकी जो एबिलिटीज़ थी उनके बारे में आपको टीचर ने बताया, आपके जो स्किल्स हैं उनके बारे में बताया, तो उस अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ हुई, आपने सारी चीज़ों, आपका डेवलपमेंट अच्छा हुआ, ठीक। तो इसलिए जो आत्मसिद्धि, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ कमियां भी हैं इसके सिद्धांत की, वो ये हैं कि जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे पर काफ़ी ओवरलैप है ना, अति आच्छादित हैं। ये कहा गया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इनके कंसेप्ट है सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। किसी एक संप्रत्यय का दूसरे संप्रत्यय से अलग करके वर्णन करना या उस पर शोध करना संभव ही नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे पर ओवरलैप, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, जटिलता बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो सुल्ज है, उन्होंने कहा कि मैस्लो ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए केवल 49 सब्जेक्ट्स का साक्षात्कार लिया था, और उसके उपरांत उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्रियान्वयन करके आंकड़े एकत्रित किए थे। उनका ये कहना है कि केवल इतने कम डेटा के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत बताया, इसलिए सिद्धांत को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने स्टडी में जो आत्मसिद्ध, जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड जो पर्सन थे, उनके बारे में इन्होंने जिन साधनों से आंकड़े एकत्रित किए वो अस्पष्ट थे, यथार्थ नहीं थे। इस वजह से इनका जो सिद्धांत है वो सही नहीं माना जाएगा। उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं जीवन कथा संबंधी सामग्रियों के द्वारा जो है सूचना एकत्रित करी थी, तो इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो स्पष्ट नहीं है। ये जो है इसकी कुछ दोष हैं, जो आलोचक हैं उन्होंने ये कहा है। ये भी कहा है कि एक समय में एक ही स्तर की आवश्यकता व्यक्ति में क्रियाशील होती है, परंतु आलोचक हैं वो ये कहते हैं, जैसे मैस्लो का ये कहना है कि एक समय पर आपको भूख लगी है तो आपको उस वक्त केवल खाने की आवश्यकता है, आप उस वक्त सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना, क्योंकि वो तो आप तब सोचेंगे जब आपकी खाने की नीड पूरी हो जाएगी। तो आलोचक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक ही साथ 2-3 जो मांगे हैं वो क्रियाशील हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी आलोचनाएं हैं, और इसके साथ ही इन्होंने जो कुछ कंसेप्ट दिए हैं, जैसे मेटा नीड, मेटा पैथोलॉजी, जो मेटा रोग हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इनकी एक स्पष्ट व्याख्या नहीं प्रस्तुत की है। इन्होंने ये टर्म जो यूज़ किए हैं, इनके बारे में स्पष्ट कंसेप्ट जो है, एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं अपनी थ्योरी में बताया है। तो ये सारी कमियां हैं। इसके बावजूद जो इनकी थ्योरी है, ठीक है, वो बहुत ही प्रचलित है ना। जो मैस्लो की हायरार्की है, जिसके बारे में इन्होंने जो 5 नीड्स बताई हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, और बहुत ही ज़्यादा मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले तो किसी ने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया, और ये जो चीज़ें इन्होंने बताई, ये जो मांगे इन्होंने बताई, ये बहुत ही सही हैं। आलोचकों का ये कहना है कि इन्होंने बहुत कम डेटा कलेक्ट किया, उसके आधार पर ये चीज़ें बताई, इसलिए ये गलत है, लेकिन स्टिल ये जो थ्योरी है ये एक प्रसिद्ध थ्योरी है, ठीक है। तो इसी के साथ मैस्लो की हायरार्की आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 5 नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो 5 नीड्स हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, बस आपके दिमाग में कुछ रहना चाहिए, जैसे मेटा आवश्यकता है, मेटा रोग है, ये क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिएगा, लेकिन बाकी जो 5 हैं वो एक सीक्वेंस में आपको पता होनी चाहिए, कौन सी किसके बाद है, कौन सी निम्न स्तरीय है, कौन सी उच्च स्तरीय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।